बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। मैं हूं सदीक औरंगज़ेब। वैसे तो ये प्रोग्राम आप लोग इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त मुलाहिज़ा करते हैं, लेकिन आज हम मौजूद हैं तहसील बालाकोट के अंदर। नाज़रीन, आज से 15 साल पहले 8 अक्टूबर 2005 का वो दिन था जिसमें ज़लज़ले ने इस तहसील बालाकोट को बुरी तरह तबाह करके रख दिया था। इसमें कई जो छोटी बड़ी इमारतें थी वो ज़मीन बोस हुई और कई यहाँ पे अमवात भी हुई हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोगों ने निकाले हैं। तकरीबन 17 से 18 हज़ार तक यहाँ पे अमवात हुई हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे और मोस्टली जो छोटी बड़ी इमारतें थी वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पे तबाह हो चुकी थी। जिसके बाद बहुत से लोग यहाँ से दूसरे शहरों में मुंतकिल हुए और कुछ जो गरीब लोग थे जिनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो दूसरे शहरों में मुंतकिल हो सकें, तो वो लोग यहाँ ही रहे। तो फिर इन लोगों को उस वक्त की हुकूमत वक्त और गैर मुल्की जो इमदाद थी वो दी गई। जिसके बाद वो और जो यहाँ इस ज़लज़ले में जो लोग बेघर हुए उनको सऊदी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 5000 ख़ानदानों को शेल्टर्स होम दिए गए, जिनकी जो टोटल मियाद थी वो 3 साल थी। आज 15 साल गुजरने के बावजूद भी जो है वो इस बालाकोट के जो मकीन हैं उन लोगों को जो एक यहाँ पे न्यू बालाकोट सिटी का क़याम अमल में लाया गया, जिसको बकरयाल सिटी का नाम दिया गया। तो यहाँ तक अभी तक जो है वो आज मैंने पहले भी जिक्र कर दिया कि 15 साल गुजर चुके हैं, उन लोगों को यहाँ पे प्लॉट्स अलाट नहीं किए गए हैं। हमारे जो साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, जो कि उस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी तहसील बालाकोट का दौरा किया और उन्होंने ये हुक्म सादर किया कि जल्द अज जल्द जो यहाँ के ज़लज़ला मुतासरीन हैं उनको यहाँ पे प्लॉट्स अलाट किए जाएँ, लेकिन उनके हुक्म पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो सका है। और हालत यह है कि अभी तक, मैंने पहले भी कहा कि 15 साल गुजर चुके हैं, इन लोगों का अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जिन शेल्टर्स की मियाद टोटल 3 साल थी, आज 15 साल गुजरने के बावजूद भी ये ज़लज़ला मुतासरीन उन शेल्टर्स होम में अपना गुजारा करने पर मजबूर हैं। कई बार इन लोगों की जानिब से एहतजाज भी किया गया है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं तहसील बालाकोट के अंदर। तो हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद होंगे MNA सालिम मोहम्मद खान साहब, जो कि यहाँ इसी हल्के NA13 से मुंतखब करदा MNA हैं। आप वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे राशिद अली राशिद साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं काजी मियां मोहम्मद सादिक साहब, आप साबिक तहसील काउंसलर भी हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सालिम मोहम्मद खान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले बताइएगा, आज 15 साल गुजर गए हैं ज़लज़ला को, तो ज़लज़ला मुतासरीन को अभी तक कोई मुनासिब जगह नहीं मिल पाई है। जिस तरह मैंने इंट्रो में भी बता दिया कि जो न्यू बकरयाल सिटी को न्यू बालाकोट सिटी है, तो वहाँ पे कहा गया कि 3 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को जो है वो इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन आज 15 साल गुजरने को हैं, तो इसकी वजूहात क्या है, क्यों ये अभी तक पाया तकमील को नहीं पहुँच सका है? शुक्रिया जी, आपके K2 चैनल का शुक्रिया और सदीक भाई आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम रखा। चूँकि 8 अक्टूबर फिर करीब है और इसमें कोई शक नहीं कि 15 साल इस पर गुजर चुके हैं और यहाँ के लोगों के साथ उस वक्त भी एक वादा हुआ था जो कि अल्टरनेट, चूँकि बालाकोट को रेड जोन करार दिया गया था और तकरीबन कोई 17,000 अमवात जो कि मंसर में और तहसील बालाकोट में हुई, बल्कि तहसील बालाकोट में 16-17,000 और 7,000 के 8,000 अमवात सिर्फ इस एक शहर में हुई। जी बिल्कुल। तो दूसरी बात भी आपने बड़ी अच्छी, ये जो शेल्टर्स उस वक्त दिए गए थे उसकी टोटल जो एज थी कोई 3 से लेकर 4 साल तक। और फिर उस वक्त जिसके 2 बच्चे या 3 बच्चे थे, आज उस पर 6-7 बच्चे कैसे गुजारा करेंगे, ये बहुत बड़ी ज़्यादती, इसमें कोई शक नहीं है कि इस पर होना चाहिए था। और बल्कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्पोर्टो एक्शन भी लिया, खुद यहाँ का विज़िट किया, फिर उसके बाद वहाँ पर अदालत में उन्होंने सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर डिवीजन को बुलाया, सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया, कमिश्नर हज़ारा और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और उनको हुक्म सादर किया कि जी आप 30 दिन के अंदर अंदर 1 अरब रुपये फौरी रिलीज़ कर दें। फाइनेंस डिपार्टमेंट को हुक्म जारी हुआ और बल्कि इन्होंने एडमिट, वहाँ भी जो MOU साइन हुई वो उस केस का हिस्सा भी बनी है। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस फैसले का हिस्सा भी MOU में, उसमें बाकायदा इन्होंने एडमिट किया कि 1 अरब रुपये जो है वो विद इन 30 डेज़ हम इसको रिलीज़ कर देते हैं और 30 महीने के अंदर अंदर हम न सिर्फ बालाकोट के बल्कि पूरे ज़िला मंसरा के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हम मुकम्मल तौर पर बहाल करेंगे। चूँकि उस वक्त बहुत बड़ी इमदाद आई थी, $3 अरब तो सिर्फ बैरूनी इमदाद आई थी,
इसी ज़लज़ला मुतासरीन के लिए, इसी इलाके के लिए, इसी ज़िले के लिए आई थी, लेकिन अफसोस कि वो पैसे नहीं लग सके प्रॉपर जिस तरह लगने चाहिए थे। ये तो थोड़े से पैसे, उसका टोटल 12 अरब का PC1 बन चुका था उस वक्त। हालांकि 12 अरब रुपए मामूली रकम है, जहाँ पे 16-17 हज़ार अमवात होते हैं, वहाँ पे उनके लिए 12 अरब रुपए का कोई मानी नहीं रखते हैं। बहुत छोटी सी रकम थी, लेकिन अफसोस कि आज भी हमारे जो बालाकोट के लोग हैं, बल्कि सरापा एहतजाज हैं, आज भी जगह जगह पे एहतजाज लोग कर रहे हैं, और एहतजाज उनका हक बनते हैं और जायज़ कर रहे हैं। क्योंकि 15 सालों में जब उसका कोई हल नहीं निकल सका, तो आवाम के पास तो फिर एक एहतजाज ही रहती है। असम्बली के फ्लोर पे अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 सालों में मैं तकरीबन 5 दफ़ा जो असम्बली के रिकॉर्ड पे है, 5 दफ़ा मैं उठा हूँ, मैंने वहाँ पे बात की इसी बालाकोट बकरियाल सिटी के, बालाकोट सिटी के हवाले से। उसके बाद मेरे पास आखिरी ऑप्शन उस दिन स्टैंडिंग कमेटी में मैंने उसको शामिल कर दिया, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्टैंडिंग कमेटी। उस दिन मीटिंग हुई, और फिर मैंने उस मीटिंग में भी यहाँ के तहसील बालाकोट और गरलाट के 30-40 जो सरकर्दा लोग थे, सबको तो नहीं बुला सके, लेकिन 30-40 लोग वहाँ पे चले गए। तो मैंने कहा कि आपकी मौजूदगी में हम ये मीटिंग कर लें। उसमें हमने बड़े उस पर खुल के स्पेशल जो एरा से पूछगिछ की। फिर अच्छा, सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि एरा से जब पूछा गया कि आपने इस पे आखिरी मीटिंग, उन्होंने कहा कि हमने आखिरी मीटिंग 10 साल में की, 10 साल पे 2010 में की। तो मैंने उनसे सवाल किया, बल्कि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने भी उनसे सवाल किया कि अब 2020 है तो 10 साल आप किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं? एरा के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, दफातर, खर्चे, तनख्वाहें, पेंशन, TADिया, ये किस चीज़ के चल रहे हैं? फिर हमने अगले मीटिंग पे उससे बाकायदा डिटेल मांगी है, तफसील मांगी है कि अगले मीटिंग में जब आप आएंगे, आप टोटल जो जितने एम्प्लॉयमेंट है आपके, उसकी डिटेल, उसकी तनख्वाहों की डिटेल, TADिया, गाड़ियों, दफातर के खर्चे साथ ले आएँ। फिर उनसे हमने पूछा कि जिस पे पैसे कितने लगे, तो उन्होंने कहा कि जी 3 अरब रुपए इस पे लगें। तो बस है वो 3 अरब रुपए अगर डेवलपमेंटल लगे, तो इसका मकसद है अगर स्टाफ नॉन डेवलपमेंटल खर्चे लगा लें, उसके डबल होते हैं, यानी 8-10 अरब रुपए। तो वहाँ पे देख लें, वहाँ पे 1 अरब का काम नज़र नहीं आ रहा। और मैंने स्टैंडिंग कमेटी के फ्लोर पे कहा, मैंने कहा जी ये जो 10 अरब रुपये आप लगाएं, ये 1 अरब रुपये मुझे दे दें, मैं इससे डबल काम मैं करता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने एक काम किए। उन्होंने अब नहीं बल्कि साल पहले उन्होंने एक मीटिंग की, चेयरमैन ND में, चेयरमैन एरा जनरल साहब को वहाँ पे बुलाया, जनरल अफजल साहब को बुलाया, और फिर उस पर उनको एक टास्क किया कि जी आप फौरी तौर पे एक इसकी फिजिबिलिटी स्टडी बना दें, और ये आप जमा कर लें, और इस पे हम यानी टूरिज़म का हब इसको बनाते हैं। इसमें बड़े किस्म, ज़बरदस्त किस्म के टूरिज़म के एतबार से बड़े सर, यहाँ जिस तरह आपने कहा कि टूरिज़म हब बनाते हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये हम टूरिज़म को प्रमोट करेंगे, दूसरी तरफ ये तहसील बालाकोट ज़ाहिर टूरिज़म के एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है। एक तरफ ज़लज़ला मुतासरीन को देखा जाए, जिस तरह आपने भी कहा कि कमेटी बनाई गई है, तो उस कमेटी में कब तक ये मुतवक्की है, कब तक ये जो है वो प्रोजेक्ट ये है बकरियाल सिटी का, न्यू बालाकोट सिटी कब तक मुकम्मल हो जाएगा? एरा पेरा ये जो इदारे हैं, ज़ाहिर ये तो हुकूमत के अंडर आते हैं, तो फिर क्यों ये काम नहीं कर रहे, क्यों, वजह क्या है? हमने जी उनसे जो डिटेल मांगी कि हमें प्रॉपर टाइम दें कि कब आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, कब इसकी कंप्लीशन का पीरियड हमें बता दें। उन्होंने 30 दिन का टाइम लिया कि 30 दिन के अंदर हम जब अगली मीटिंग होगी उससे मुकम्मल ब्रीफिंग के साथ पिछला सारा रिकॉर्ड आपको दिखाएंगे, सारा रिकॉर्ड, यानी इस पर टोटल जितने एक्सपेंडिचर हुए फॉर डेवलपमेंटल साइड या नॉन डेवलपमेंटल। अच्छा सर, आपको याद होगा पहले फेज़ में इस प्रोजेक्ट के लिए 12 अरब रुपए की कसीर रकम आई थी, तो वो ज़ाहिर काम आपने देखा है, कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ, कोई प्लॉट अभी तक अलॉट नहीं किया गया, तो वो 12 अरब रुपए की जो रकम थी वो कहाँ गई है? इसी की हमने डिटेल मांगी कि 12 अरब रुपए असल में इकनक से अप्रूव हुई, और इकनक से जब इकनक एक आला सतह की एक कमेटी है, जब चूँकि 10 अरब से ऊपर के वो करते हैं, जब 12 अरब की अप्रूवल इकनक ने दे दी, प्लानिंग कमीशन ने दे दी, इकनक ने दे दी, इकनक के बाद इकनक तब उसकी अप्रूवल देती है जब पैसे शिफ्ट हो जाते हैं। जी जी। तो हमने यही पूछा कि भैया अब ये 12 अरब रुपए कहाँ गए, जिसकी वजह उन्होंने 30 दिन का टाइम लिया है कि 30 दिन के बाद हम आएंगे, मुकम्मल आपको सारी डिटेल लेके आएंगे। बल्कि हमने ये कहा कि अगले मीटिंग में चेयरमैन हेरा हर सूरत में वहाँ पे खुद मीटिंग में आए, बड़ा हसास मामला है। यहाँ पे 16-17 हज़ार अमवात हुए हैं, लोग सरापे एहतजाज हैं, लोग परेशान हैं। तो ये बल्कि ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये अगर एहतजाज नहीं करें, मैं असम्बली में करूँगा और ये लोग यहाँ पे करेंगे, और तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। लेकिन मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब चेयरमैन एरा को बुलाया, उस पर एक प्रपोजल ही बना रहे हैं, लेकिन प्रपोजल उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया। 1 साल मैंने उनसे पूछा कि आप अगर फिजिबिलिटी स्टडी पे आप 1 साल लगाते हैं तो इस पर बनाते हुए कितना अर्सा लगेगा? तो उन्होंने कहा कि जी हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंप्लीट करके आपको पहुँचाएँगे, और 30 दिन के अंदर जो मीटिंग होगी उसमें इंशाल्लाह वो हमें पेश। राशिद साहब, आपकी तरफ आऊँगा।
आपकी बकरियाल सिटी के हवाले से मीटिंग हुई चेयरमैन NDMA से, तो 5 रुकनी वफ्द आपके साथ था, तो क्या वहाँ पे क्या मुलाकात हुई, क्या कहा गया उसमें? बहुत शुक्रिया जी। ये पिछले साल 7 अक्टूबर 2019 को बिल्कुल हमारी मुलाकात हुई है चेयरमैन NDMA जनरल अफजल साहब से। चेयरमैन एरा भी वही हैं। तो जिस तरह हाजी सालिम अहमद ख़ान साहब ने ज़िक्र किया है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को जो ब्रीफिंग दी थी, तो उस ब्रीफिंग के ग़ालिबन कोई हफ़्ता या 10 दिन बाद उन्होंने वही वाली जो मुकम्मल ब्रीफिंग थी वो हमें भी दी है, और उसमें हमने उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए हैं, जिसमें एक हमारा ये मेन सवाल जो था कि बकरियाल जो है, बकरियाल के हवाले से हुकूमत के पास या एरा के पास क्या ऐसा क्या लायामल है, आया ये कागज़ी मंसूबा है या इसका कोई हकीकत से कोई तल्लक है। अगर कोई ऐसी कोई बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल बकरियाल के अलावा कोई और आपके पास कोई इसका मुतबादल है, तो वो भी आवाम के सामने लाया जाए। तो उस वक्त जनरल अफजल साहब ने हमें ये यकीन दहानी करवाई थी, और उन्होंने जो फिगर थे वो सारे तफसील के साथ जो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उसके हवाले से जो हमें तफसील बताई थी, वो हमने उसके बाद आके मीडिया में भी इस बात को हाईलाइट किया है। 1600 अरब रुपया, सिर्फ 16 अरब रुपये नहीं, 1600 अरब रुपया उसके लिए बकौल जनरल अफजल साहब के उन्होंने मुख्तास किया है, जिसमें इसको एक इकनॉमिक हब का नाम दिया गया है, सेहत का। पूरा बकरियाल सिटी का प्रोजेक्ट है 1600 अरब में मुकम्मल। 1600 अरब रुपये एक बैनुल अक़वामी एक समझ लें कि एक डोनर्स है, अदारा है, उसको मज़ीद अराज़ी देनी है बकरियाल के अंदर। ग़ालिबन 800 कनाल अराज़ी है वो उनको देनी है, जिस पे उन्होंने अपने होटल्स, प्लाजे से बकरियाल से लेके मूसा मुसल्ला तक एक रोड है, वो रोड बनाना है, रेलवे ट्रैक उसमें शामिल है, वॉकिंग ट्रैक उसमें शामिल है। इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, वो उन्होंने हमें बताई। और उसके बदले हमने पूछा कि चलें ये तो उन्होंने करना है, तो बकरियाल का उन्होंने कहा कि बकरियाल जो है वो मेन हमने उनके सामने रखा हुआ है, इसके बदले में उन्होंने हमको बकरियाल डेवलप करके देना है। एक सवाल तो ये था। दूसरा सवाल ये था कि अगर आप हमारे जो मुतासर लोग हैं जिनको आपने बकरियाल में अलाटमेंट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको अलाटमेंट नहीं कर सकते, तो क्या आप एक इशू उठा हुआ है कि आप उनको मुआवजे दे रहे हैं मुतबादल। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात कोई भी नहीं है, हम वो प्लाट जो है उनको डेवलप करके देंगे। अभी अगर वो प्लाट की कीमत लाखों में समझते हैं तो कल डेवलप करके देंगे तो वो करोड़ों के हिसाब से होगी उसकी मालियत। तो वो जिसका वो मालिक है, जिसको अलाटमेंट होगी उसकी, वो उसको बेचना चाहे, रखना चाहे, तो ये उसकी मर्ज़ी है, ये उसकी। अब ये वाली बात यहाँ तक तो ठीक हो गई है। 23 मार्च 2020 को उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू करना था, लेकिन हमारा उसके बाद एक आध दफ़ा रब्ता डायरेक्टली नहीं हुआ, इनडायरेक्टली हमारा रब्ता उनसे हुआ है जनरल नदीम साहब से। तो उन्होंने यही बताया कि वो इस वक्त उलझे हुए हैं कोरोना के मसाइल में। मुजफ्फराबाद के अंदर ज़लज़ला आया था, उसमें उलझे हुए हैं। कराची के अंदर सैलाब है, वो उसमें उलझे हुए हैं। लेकिन हमारा ये जो सवाल है, हम असल मतलब में ये समझ लें कि जो भी नया यहाँ पे कोई इशू आ जाता है, जिस तरह कराची के अंदर सैलाब आए, तो पुराने हाँ, उसका ज़िम्मेदार फिर NDMA ही है। लेकिन असल मसला यही है कि हम जो है ना, वो बत्ती, जो ट्रक की बत्ती होती है, हम वो ट्रक की बत्ती के पीछे तो दौड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो मेन सवाल है, जो हम करना चाहते हैं, वो ये हमें बताया जाए कि एरा की जो पैदाइश है, एरा का जो क़याम है, वो तो सिर्फ बालाकोट के नाम पे है। बालाकोट की तस्वीरें दिखा के पूरी दुनिया से इमदाद समेटी गई है। अरबों डॉलर जो आपने जमा किए हैं, उसके बाद एरा का क़याम हुआ है। अब एरा का ये काम तो नहीं है कि वो बालाकोट को छोड़ दे और वो कराची को संभाल ले, वो एरा का पैसा उठाए और जाके मुल्तान में लगा दे, वो एरा का पैसा उठाए और जाके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लगा दे। इसका मतलब है कि ये हमारी जहाँ पे हमारी नुमाइंदगी उठी हुई है, मैं इसमें क्लेम नहीं कर रहा हाजी सालिम अहमद ख़ान साहब को, इनसे पहले भी लोग गुजरे हैं। हम 15 साल गुजार चुके हैं, 15 साल गुजार चुके हैं। 15 साल के अंदर हम ये उनसे, अपने नुमाइंदों से ये सवाल करने में हक बजानम है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि भाई, ये तो हमने आपको इख्तियार दिया था, ये आप इसके ऊपर आपने फोकस करना था। ये पैसा कैसे, मुतासरीन बालाकोट का पैसा, इतना पैसा, ये मामूली रकम भी नहीं है, लाखों या करोड़ों की रकम नहीं है, ये अरबों की गेम है। अरबों रुपए ये जमा हुए हैं, ये कैसे यहाँ से मुल्तान शिफ्ट हुए। अब आप हालत देख लें। अब जब चीफ़ जस्टिस बालाकोट का दौरा करते हैं, यहाँ अपनी आंखों के साथ बालाकोट को देख के जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में वो सर पकड़ के रह के जाते हैं कि ये मैं क्या देख के आया हूँ। वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी KPK को बुलाते हैं, वहाँ पे एरा को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, तो वो रोना रोते हैं कि हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। भाई, आपके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, काम आपने नहीं किया, अरबों डॉलर आपके अकाउंट में आए, वो पैसा किधर गया। अब वो
1 अरब की भीख कभी वफाक से मांगते हैं, कभी 1 अरब की भीख सूबाई हुकूमत से मांगते हैं। और ये जो बेचारी अवाम है, उस वक्त 5000 ख़ानदान था, आज ये 7000 के लगभग अच्छा पहुंच राशिद चुके हैं। साहब, आप क्या समझते हैं यहाँ इसमें रुकावट कौन है? इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में कौन रुकावट बन रहा है? क्या कोई बासर सियासी शख्सियत हैं? इसमें मैं समझता हूँ असल में हमें सिर्फ सूरज दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि ये सूरज है और इसका काम रोशनी है। अगर देखा जाए तो ये सूरज ही है कि इसका अगर हम सही तरह से इस्तेमाल करें तो हम इससे एनर्जी भी पैदा कर सकते हैं। हम इसको और भी किसी तरीके में इसको असल ये है कि बकरियाल इशू ये मैं ये समझता हूँ कि इसको जानबूझकर एक सियासी खुलाड़ा बनाया गया है कि जिस तरह मसला कश्मीर हमारे सामने है कि मसला कश्मीर हम बचपन से सुनते आए हैं कि आज आज़ाद होगा, कल आज़ाद होगा, और ये इसी तरह यही वाली बात है। मुझे वो बात याद आ रही है कि एक सियासी क़यादत ने मानसरा के अंदर बैठ के ये वाली बात कही थी कि बालाकोट वालों बकरियाल का नाम लेना छोड़ दो आप, कि अगर आपने बकरियाल का नाम लिया तो मैं बकरियाल वालों का तहफ़्फ़ुज़ मैं कैसे करूँगा। अब हम जोर डालें हाजी साले मोहम्मद खान साहब पे। वो कौन सी ऐसी सियासी शख्सियत थी? ये सारी दुनिया को पता है कि वैसी शख्सियत कौन सी है, लेकिन असल मसला यही है कि ये बालाकोट में आएंगे तो बालाकोट की बात करेंगे, जब ये यहाँ से निकल के जाएंगे तो बकरियाल वाले इनको पकड़ लेंगे कि भाई हमने भी तो आपको वोट दिए हैं। तो ये जब तक ये सोल्यूशन इसका यही है कि जब तक आला क़यादत, एक सिर्फ हम ये बताएं कि अभी हाजी साले मोहम्मद खान साहब ने जिक्र किया कि इन्होंने जो कमेटी का इजलास बुलाया तो ये सवाल जवाब इन्होंने उनसे किए, इन्होंने 15 साल का उनसे हिसाब मांगा है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही 15 साल का हिसाब मांगा है। बिल्कुल। तो ये 15 साल का हिसाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिया? आज ये फिर साले मोहम्मद खान साहब के साथ बैठ के हैं और अब इनको इस बात में उलझा रहे हैं कि जी हमने ये काम किया, वो काम किया। आज से तो 8 साल पहले जनरल नदीम साहब ने कहा कि हमने 95% काम बकरियाल का मुकम्मल कर लिए। सारे काम छोड़ें आप, हमें 8 साल पहले वाला बकरियाल दिखा दें कि जहाँ पे 95% काम कंप्लीट है। जी जी, सादिक साहब आपकी तरफ आऊँगा। क्या समझते हैं, जिस तरह इनसे भी मैंने सवाल किया कि 15 साल गुजरने को हैं, बकरियाल सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो नामुकम्मल है, पाया तकमील को नहीं पहुँच रहा, कोई काम वहाँ पे नहीं हो रहा। ज़लज़ला मुतासरीन 3 साल वो जो शेल्टर सऊदी हुकूमत की जानिब से दिए गए थे उनकी मियाद टोटल 3 साल थी, वो भी एक्सपायर हो चुके। अभी भी वो गरीब लोग हैं, ज़ाहिर उनके अभी बच्चे भी हैं, 15 साल गुजर चुके हैं। तो वजूहात क्या समझते हैं आप, क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने एक नाजुक मौके पर यहाँ तशरीफ़ ला करके मुतासरीन ज़लज़ला तहसील बालाकोट का दुखों का मुदावा करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। 8 अक्टूबर 2005 को क़यामत खैर ज़लज़ला तहसील बालाकोट पर आया और आपके तवसत से मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि बकराल सिटी का इशू वो तो मुसलमान और अपनी जगह है। पूरी तहसील के अंदर इस वक्त कई 100 स्कूल नहीं बने, कई रोड अब भी खंडरात हैं। और मैं तो ये भी गुजारिश करूँगा, हमारे साले मोहम्मद खान साहब भी बैठे हुए हैं, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि अभी तक बालाकोट रेड जोन का तयन भी नहीं हुआ। जी। ये 4-5-6 हज़ार ख़ानदानों को तो उलझा के रख दिया। इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी कि मैं ये बरमला ये बात कहते हुए मुझे कोई भी इस किस्म की अचकाहट महसूस नहीं हो रही कि ये किसी का सियासी इशू नहीं है, ये हमारा बुनियादी हक़ है। और हमारे नाम पर जो बाहर से इमदाद आई उस वक्त की हुकूमतें और ख़ुसूसन मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इस मौके पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उन्होंने झोली पकड़ करके हमारे लिए सब कुछ किया और उसके बाद ये जो एरा बना, इस एरा पैरे के दरमियान में सब कुछ हड़प हो चुका है। अब मैं अपने साले मोहम्मद खान साहब ने जो बात कही, बहरहाल इसका शुक्रिया, वो हर नुमाइंदा अपनी जगह काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल 2 हैं। एक सवाल ये है कि अवामी नुमाइंदा, अवामी असम्बली, अवामी लोग काम कर रहे हैं अवाम के लिए, वो कौन से हाथ हैं जो इनके रास्ते में आगे जाकर रुकावट होती है। एक बात। दूसरा ये है कि मैं इनके
मुकम्मल इत्फाक करता हूँ कि कमेटी ठीक होनी चाहिए, लेकिन मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि अब कमेटी का वक्त नहीं है। अब आपके सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसने फ़ैसला दे दिया है, तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है, चीफ जस्टिस का आर्डर है कि इसको फ़ौरन बनाओ। अब इस पर अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है, और किन जो हाथ दरमियान में रुकावटें, उसके बारे में तहकीक की जाए कि ये हाथ कौन है। कि सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने तमाम तहकीक करने के बाद एक फ़ैसला दिया चीफ जस्टिस ने, और मौके पर आकर उन्होंने फ़ैसला दिया कि फ़ौरन काम शुरू करो और 1 अरब रुपया भी आपको मिलेगा। मैं तो समझता हूँ कि हमारे साथ सब ड्रामे किए जा रहे हैं, मुतासरीन के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। और अगर ये रेड जोन न करार देते, जिस तरह देहातियों ने अपनी मदद, आप कुछ हुकूमत की मदद से अपने छोटे मोटे शेल्टर बनाए, ये लोग भी अपने बना कर बैठ जाते, और फिर यहाँ तजाद है। कल तक ये रेड जोन है, यहाँ कोई शख्स अपनी मदद, आप अगर अपना शेल्टर और अपने बच्चों के गुजारे के लिए कुछ मकान बनाए तो उस पर पाबंदी है। और आज वहाँ मुकम्मल अस्पताल की बिल्डिंग वहाँ शुरू हो रही है। थाने के जो एरिया था वहाँ मार्केट बन चुकी है लीज पर, जी जी, प्लाजे वहाँ शुरू हैं, बिल्डिंगें वहाँ शुरू हैं। वो आपका रेड जोन किस तरफ गया और मुतासरीन कहाँ जाए? ये हमारा बुनियादी हक है। इसमें मैं समझता हूँ छोटी मोटी बातों के में इख्तलाफ ज़रूर होगा, लेकिन सियासी नुमाइंदे जो हैं वो पहले से भी और अब के भी मुकम्मल इस अपने इत्फाक है कि रेड जोन का जो एरिया है उसके मुतबादल जो बकरार सिटी है उस पर फ़ौरन काम करवाया जाए। ये सवाल मैं आपके वास्ते से जी जी, मैं हुक्काम बाला से करना चाहता हूँ। मेरा हक है कि ये कमेटियों ने भी, नुमाइंदों ने भी एहतजाज भी किए, अवाम ने भी एहतजाज किए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दे दिया है इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? अब अमल दरामद करवाने का वक्त है। मैं तो तमाम जो मौजूदा हमारे हुक्मरान हैं, सादिक साहब बिल्कुल इसी तरह है, आवाम तो इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते, काम ये करवाना हमारे सियासी नुमाइंदों का काम है। काम। और जिस तरह मैंने कहा कि एरा पेरा जो इदारे बनाए गए हैं, ज़ाहिर ये तो हुकूमत के अंडर आते हैं ना, तो फिर काम क्यों नहीं करवाया जा रहा? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा काम एहतजाज करना है, इसी तरह अमल दरामद हम नहीं करवा सकते। बिल्कुल इसी तरह है। मैं हुक्काम बाला कह दिया, हुकूमत ही से मुतालबा कर रहा हूँ। ये उनका काम है कि उस रुकावट को हटाएं और फ़ौरन काम शुरू करवाएं। अब तहकीकात और हिसाब मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं माजरत के साथ अर्ज़ करता हूँ, जी जी, हिसाब उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। 15 साल गुजर गए, 15 साल गुजर चुके हैं, और अब ये भी ज़्यादती होगी हमारे साथ। जो एक बात चल रही है, मैं उस पर इसलिए तफसील से कुछ नहीं कहूँगा कि मेरी तहकीक नहीं है, तो मैं उस पर क्या कहूँगा जी जी, कि जी इनको मुआवजे दिए जाएँ। अच्छा, उसमें गुजारिश ये है कि अगर वही 8 लाख 10 लाख, मतलब के बकरियाल सिटी का मंसूबा भूल जाए आवाम। नहीं, मैं और बात कह रहा हूँ जी, बात और कर रहा हूँ। आज अगर 10 साल पहले या 15 साल पहले हमें 8 लाख मिलता तो मैं अपना मकान बना सकता था। इसी तरह आज 15-20 साल गुजरने के बाद अगर मुझे वही 1 करोड़ के प्लाट के बजाय 8 लाख दिया जाए, मैं इसको लेने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह मैं बरमला ये कह रहा हूँ कि वो वक्त दूर नहीं। अगर इन्होंने हुकूमत ने या अदालतों के फ़ैसलों पर अमल न हुआ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बालाकोट के 5000 ख़ानदान के साथ पूरी तहसील बालाकोट का एहतजाज होगा। ये हमारा हक है, हमें एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। तो और आप क्या समझते हैं, जिस तरह आपने कहा कि ज़ाहिर है 15 साल गुजर गए हैं, तो मज़ीद इस तरह इंतज़ार किया जाएगा? कब एहतजाज करेगी आवाम, कब इस तरह होगा? वो एहतजाज कब आएगा, कब इस तरह एहतजाज ऐसा किया जाएगा आवाम की जानिब से कि हमारे जो सियासी नुमाइंदे हैं वो बकरियाल सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल करवाने में कामयाब हो पाएंगे? करूँगा और मौजूदा से भी कि अब हमारे सब्र का इम्तिहान मज़ीद न लें, मैदान में निकलें और सियासी इख्तलाफ वाबस्तियों से बाला ताक होकर ये इस मज़लूम आवाम का ये हक है। बिल्कुल, और ये शरई हक है
हम पे काफिरों ने भी क्या किया, रहम खाई, हम पे गैरों ने भी रहम खाई। अगर अपने नहीं खाएंगे ना इनको खुदा अवाम दुनिया में माफ़ नहीं करेगी और अल्लाह ताला आखिरत में माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह है। सालिम अहमदान साहब आपकी तरफ आऊँगा, जिस तरह उन्होंने भी जिक्र कर दिया कि मुआवजे की बात उन्होंने की। खैर मैं ये बात तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर इस तरह के ये जो बकरियाल सिटी है, ज़ाहिर है 15 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा मंसूबा, मज़ीद कितना टाइम लगेगा? अगर इस तरह का कोई मंसूबा ये सपोज़ अगर नहीं मुकम्मल किया जा रहा, तो कोई और इस तरह का मंसूबा ज़ेर गौर है? सिद्दीक़ साहब, ये जिस तरह राशिद भाई ने बात की, ये तो उस मीटिंग में थे, उस वक्त में नहीं था जी जी, जिस मीटिंग में ये गए थे। जी जी, तो काजी साहब ने बड़ी डिटेल से बात की है। बिल्कुल। जिस तरह काजी साहब ने कहा कि ये यानी हम पे गैर मुस्लिम ने, काफरों ने भी हम पे रहम खाया, तरस खाया। यहाँ पे जितने यानी 17,000 जनाजे उठाए गए, बिल्कुल। लेकिन अफसोस कि उन्होंने तो तरस हम पे खा लिया, लेकिन हम उसकी हिफाजत न कर सके। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने तो अपनी तरफ से हमें पैसे भेज दिए, लेकिन वो पैसे हमसे वापस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में चले गए और इस पर मुल्तान शिफ्ट हुए। राशिद भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि जी ये एरा का क़ियाम बालाकोट के लिए बना हुआ, एरा बालाकोट के लिए बनी हुई थी, ये ना मुल्तान के लिए बनी हुई थी, न बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए और ना कराची के लिए। ये सिर्फ इसका क़ियाम भी सिर्फ जहाँ से 17,000 जनाजे उठाए गए थे, ये इसी इलाके के लिए एरा का क़ियाम। लेकिन अफसोस कि हम उस वक़्त इसकी हिफाजत ना, उन्हें तो तरस खा कि हम पे सर जिस तरह आपने कहा कि हिफाजत, ज़ाहिर है उस वक्त के जो मुंतखब सियासी नुमाइंदे थे, जिस तरह आपने कहा कि मैं एहतजाज कर रहा हूँ असम्बली में, तो उनको भी करना चाहिए था। करना चाहिए था, ये तो इनका हक था, मतलब ये उनकी तो नाअहली इलाके का है हक। ये। और मैं आप देखेंगे इंशाल्लाह मैं तो आखिरी हद तक जाऊँगा। अगर मुझे अपनी नशस्त छोड़नी भी पड़ गई मैं छोड़ दूँगा, लेकिन मैं अपने इलाके के, अपने लोगों की हकूक़ के लिए आखिरी हद तक लड़ूंगा और इंशाल्लाह वो आवाज़ आएगी, लोगों तक पहले भी पहुंची है और इंशाल्लाह पहुंचेगी। मैं इस तरह नहीं बैठ सकता हूँ। हर असम्बली, मैंने पिछले दिनों मेरे किसी बात हो रही थी एक सेक्रेटरी से, उसके मैंने कहा कि जो मेरे पास असम्बली में जो माइक है ये मुझे किसी ने नहीं दिया, ये मुझे NA13 के अवाम ने दिया, ये मेरे पास है। इंशाल्लाह मैं इस पर अपनी आवाज़ पहुँचाऊँगा और ये मेरा हक बनता है। अवाम ने मुझे ज़बान दी है और वो ज़बान अवाम की ज़बान बन के वहाँ पे मैं इसके लिए लड़ूंगा, हर सूरत पे लड़ूंगा। यहाँ पे बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इतने बड़े पैसे आए और वो बकरियाल सिटी इस तरह बनी हुई, बालाकोट, न्यू बालाकोट सिटी इस तरह पड़ी हुई है। तो ये काजी साहब ने और भी बड़ी अच्छी बात की कि जी 8 लाख रुपए अगर उस वक्त, अगर वो 8 लाख आज किसी को देते हैं तो 8 लाख तो बिल्कुल एक कमरा नहीं बनता है। अगर वो एकोमोडेट करते हैं तो आज के रेट के मुताबिक लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं। हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। जी सालिम साहब गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। जी तो नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। आज हम लोग बात कर रहे हैं ज़लज़ला मुतासरीन के हवाले से। जिस तरह इंट्रो में भी मैंने बता दिया, मेरे मेहमानों ने भी गुफ्तगू कर दी कि 15 साल गुजर चुके हैं, बकरियाल सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो क्यों पाया तकमील को नहीं पहुँचा है। सालिम अहमद साहब से गुफ्तगू जारी करेंगे मज़ीद। सालिम अहमद साहब, जिस तरह आपने भी कहा, मैंने सवाल किया कि जिस तरह आपने कहा कि मैंने आवाज़ उठाई NA13 के लोगों के लिए, ज़ाहिर चूँकि आपका हल्का है तहसील बालाकोट, तो मैंने सवाल किया था कि अगर ये जो बकरियाल सिटी का जो मंसूबा है ये पाया तकमील को ज़ाहिर नहीं पहुँच सका है, 15 साल गुजर गए हैं, तो इसके अलावा आपके नोटिस में है कोई, अगर कोई और मंसूबा ज़ेर गौर है इसके? ठीक साहब, इसके लिए तो जो राशिद भाई ने जो बात नहीं की, इसका शुरू में जो PC1 12 अरब रुपए का एरा ने बनाया था, बिल्कुल। बाद में फिर रिवाइज हो के 2000 जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ पे आए, उसके बाद फिर 16 अरब का बनाया। और उसके बाद फिर जब इनकी मीटिंग हुई, जब उस पर जनरल अफजल साहब और PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की मीटिंग हुई, उस पर जिस तरह इन्होंने कहा कि 1600 अरब रुपए का एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो यहाँ पे एक प्रोग्राम बन रहा है कि टूरिज़म हब के लिए यहाँ पे एक बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे और तो इन तमाम लोगों को उसमें एकोमोडेट किया जाएगा, फ़ाओ जिस तरीके से भी करते हैं, लेकिन लोगों की मशावरत से और उस पर तमाम को एकोमोडेट किया जाएगा। तो यही है, उस पर ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर भी किया है, लेकिन उसमें भी एरा ने बड़ी सुस्ती का मुजाहरा किया है कि उसका भी साल गुजरा और 1 साल तक सर एरा इतना पावरफुल है कि हुकूमत भी उसका कुछ नहीं उगाड़ सकते।
जी हमने तो इसमें इंशाल्लाह 30 दिन के अंदर इनसे जवाब मांगा है, और अगर एरा ने हमें मुतमईन नहीं किया तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन असम्बली फ्लोर और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म, और बल्कि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, उसमें भी तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं थे, उस कमेटी में मुस्लिम लीग नून के भी लोग हैं, उसमें दीगर जमातों के भी लोग भी हैं, MQM के भी हैं, सब मुतफ़िक तमाम एक पेज पे हैं, और सब ने कहा कि जी असम्बली के फ्लोर अगर यहाँ से मसला हल हुआ, फिर आखिरी ऑप्शन इमरान खान साहब से मुलाकात करके इस चीज़ को, इस मामले को किसी जगह तक पहुँचाना, और इसका अभी टाइम बहुत हो गया है। जिस तरह काजी साहब ने भी कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मोटिव एक्शन लेके उस पर एक फ़ैसला दे दिया कि इसको बना दें, तैयार कर लें। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं, इंशाल्लाह अभी हम दिन रात एक करके इस पर काम करेंगे और आखिरी तक जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, जिस तरह आपने भी कहा कि ज़ाहिर है पहले फ़ेज़ में 12 अरब रुपए की जो रकम थी एरा को दी गई, तो ज़ाहिर है 15 साल गुजर चुके हैं, तो वो रकम कहाँ खर्च हुई है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? फिर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। मैं कहता हूँ कि उन लोगों को जिसने इस पर यानी जिन जिन लोगों ने इस पर गफलत का मुजाहरा किया, या जिन्होंने अगर इसमें अपना हाथ साफ़ किया, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो लोग बच नहीं सकते। इंशाल्लाह प्रॉपर इंक्वायरी होगी, प्रॉपर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर उसमें ऑफिशर्स लोग हैं, जिन जिन जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, जिन्होंने अगर इसमें कोई कोताही की है, तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राशिद साहब, आपकी तरफ आऊँगा यही सवाल कि जो 12 अरब रुपए की रकम है कहाँ खर्च हुई, क्यों ये मतलब एरा और पैरा इतने, ये ज़ाहिर हुकूमत के अंडर, पहले भी मैंने कहा कि ये इदारे हुकूमत के अंडर आते हैं, तो ये इतने पावरफुल कैसे हो गए हैं? सिद्दीक साहब, एक इस सवाल में से एक ज़मीनी सा सवाल बनता है कि मुझे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क़याम से पहले का वो बड़ा जो लंबा चौड़ा डायलॉग था वो याद आ रहा है कि हम 200 अरब लाएंगे, 100 अरब मुंह पे मारेंगे, 100 अरब से हम वो करेंगे। तो अब बात ये है कि वो 12 अरब जो डॉलर हैं, ये 12 अरब रुपए सॉरी जो हमारे हैं, अब बात सामने आ गई है। कुछ उठा के ले गए अकरम दुरानी साहब, जो बच गए वो ले गए गिलानी साहब मुल्तान, जो बाकी बच गए वो जरदारी साहब ले आए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। हाजी साले मोहम्मद खान साहब के साथ जो 5-7 रोज़ पहले जो मीटिंग हुई उसमें जो सारे आए हुए थे, ये खुद बता रहे हैं MQM के भी थे, पीपल्स पार्टी के भी, इन्होंने की। तो वही मुझे ये बताएं कि वो लोग क्या, वो लोग अब ये कह रहे हैं, हाजी साहब कह रहे हैं जी हमारा 12 अरब जो रकम है वो हमें वापस करें। क्या इनको वो पीपल्स पार्टी वाले वापस करेंगे? क्या इनको वो JUI वाले, बनू वाले, इनको वो रकम वापस करेंगे? क्या जरदारी साहब की हुकूमत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो उन्होंने यहाँ से रकम लेके गए, क्या वो वापस करेंगे? इसका तरीक़ाकार ये नहीं है। असल बात यही है, फ़ैसला हो चुका है। फ़ैसला जो 30 माह के अंदर का दिया हुआ है, इन्होंने बयानल्फियाँ जमा करवाई हुई हैं। अब किसी मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी इजलास की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ इस हुकूमत का ये काम है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जारी कर दिया है, उस आर्डर पे वो परसूख करें और उस पर उसकी तामील करें, बस। आधा टेन्योर गुजर चुका है तरीके इंसाफ का, तो फिर कब एक्शन? यही बात है, ये हम हाजी साहब से ये बात पूछ रहे हैं कि हमें ये बताया जाए कि 30 माह का उन्होंने टाइम लिया था, 12-15 महीने तो गुजर चुके हैं। एक ईंट जो है ना, एक ईंट भी उठा के दूसरी जगह पे नहीं रखी गई, तो वो अब 15 महीने रह गए। उस 15 महीने में वो क्या बकरियाल को वो डेवलप करके हमें दे देंगे? आप क्या समझते हैं मज़ीद इस तरह ये लॉलीपॉप ही है? अगर जिस तरह ये हुकूमत, अल्लाह करे अच्छा जो है इन्होंने जो काम किया हुआ है, इसमें इस तरह नहीं है कि आदमी को अपनी सोच भी बुरी रखनी चाहिए। मैं ये दुआ करता हूँ, मैं ये नहीं है, सारे हमारे जो बालाकोट के मकीन हैं, 5600 ख़ानदान है, सारे ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये जिस तरह दावा करते हैं, अल्लाह पाक इनको इस दावे पे अमल करने की तौफीक दें। अगर ये हुकूमत, ये मैं आपको बता दूँ कि अगर ये वाला काम इस हुकूमत में ना हुआ तो ये आइंदा 50 सालों में भी किसी हुकूमत में नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह पहले भी ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, उन्होंने ज़ाहिर है 15 साल गुजर चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हो सका है। तो आपका यही कहना है। तो सादिक साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सादिक साहब, जिस तरह पहले भी कहा कि 15 साल गुजर चुके हैं, बकरियाल सिटी का जो प्रोजेक्ट है पूरा नहीं हो पाया, तो ज़ाहिर है अभी इनके बच्चों का क्या मुस्तकबिल कैसा देखते हैं आप? शुक्रिया। असल में मैं तो अपनी पहली बात की तरफ आऊँगा कि अब किसी कमेटी की ज़रूरत नहीं, किसी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आखिरी सहारा जो होता है, आखिरी जो मामला होता है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी अदालत, उसने फ़ैसला दे दिया है। मौजूदा हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि अपने वादे के मुताबिक इस पर अमल दरामद करवाएँ और यहाँ ज़िला के जितने हमारे मौजूदा ज़िम्मेदार हैं या पहले हैं,
मैं एक बालाकोट का नहीं पूरे ज़िले के हम सबको एक प्लेटफार्म पर हो करके इस पर अमल करवाने की अब ज़रूरत है। अगर इस दफ़ा न हुआ तो मैं समझता हूँ कि फिर वो कोई मजबूत हाथ है कि जो एरा पैरा भी, पहले बात है एरा पैरा बनाने की क्या ज़रूरत थी, मरकज़ भी था, सूबा भी था, बालाकोट की डायरेक्ट तहसील की वो इमदाद आई हुई थी यहाँ के नुमाइंदों के ज़रिए या जिस तरीके से वो हल हो सकती थी। अब चूँकि ये उलझा रहे हैं इसमें अवामी नुमाइंदे अपनी जगह, लेकिन मैं वो सवाल फिर करूँगा वो कौन से हाथ हैं जो आगे रुकावट हैं। तो मैं इस बात से इत्फाक करता हूँ सर मेरा भी कि यही सवाल असेंबली है, फ्लोर पर हमारे सूबाई MP के नुमाइंदे हों, कौमी असम्बली में कौमी नुमाइंदे, वो वहाँ जंग लड़ें, हम यहाँ ज़रूर एहतजाज करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी और मेरे बच्चों की मुस्तकबिल कल भी स्याह था, आज भी स्याह है और आने वाले वक्त में भी स्याह होगा। और इसका इंतकाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त दूर नहीं, अब दौर गुज़र चुका है। हम समझ चुके हैं जब आदमी मायूस होता है, तंग आमद व जंग आमद, बालाकोट की धरती के साथ वो ज़्यादती हुई है। मैं समझता हूँ कि इसकी कहीं पहले मिसाल नहीं मिलती है। बालाकोट मेरे दोस्तों सियासत का भी महवर है, शुहदा की भी बस्ती है, उलिया कराम भी यहाँ कसीर गुज़रे हैं, लेकिन मैं अपने नुमाइंदों से भी और एरा पैरा बनाने वाले उन हाथों को भी मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, अब तो इन लोगों पर रहम कर दो कि 15 साल गुजर चुके हैं। उस वक्त से पहले इससे ख़तरनाक ज़लज़ला आप लोगों पर और आपकी नस्लों पर आएगा। सालिम महमूद साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह उनसे भी मैंने सवाल किया कि ज़ाहिर है 15 साल गुजर चुके हैं, तो उस वक्त ज़ाहिर है बच्चे छोटे थे, अभी तो वो बच्चे भी जवान हो गए, क्या वो भी इस तरह बूढ़े हो जाएंगे? उनका मुस्तकबिल क्या होगा? कैसे देख रहे हैं आप इन्हें? सिद्दीक साहब, मैं तो कहता हूँ कि सियासत से बलाइताक हो कि इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर को उस पर बैठना चाहिए। इसी तरह है बिल्कुल। इसमें हमारे अपने MPs भी हैं, सैयद अहमद शाह साहब हैं जो इस वक्त सूबाई असम्बली में जो इस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाबर सलीम साहब हैं, नवाज़ारा फरीद साहब हैं, फिर सरदार यूसुफ साहब हैं, इज़्ज़त से नीम सखी साहब हैं, बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं हम तमाम को ये सारी चीज़ें भूल के एक जगह पे बैठने चाहिए कि हम बैठ जाएँ, सियासत को साइड पे कर लें। यहाँ पे जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, इन लोग ज़लज़ला अल्लाह की तरफ से था, लेकिन उसके बाद जो जुल्म हुआ है, जिस तरह काजी साहब ने कहा है कि जी 15 साल से वो हाथ के कौन से हाथ हैं, बल्कि एक क्वेश्चन मेरे भी बनता है कि कौन से हाथ थे कि जिस वक्त हमारे पास इतने पैसे आए थे और वो काम यहाँ पे ना हो सके। आखिर कोई हाथ तो थे, कोई बड़ी रुकावट थी, वो हाथ हम भी ढूंढ रहे हैं। वो पैसे भी खा गए और मजीद यहाँ प्रोजेक्ट भी मुकम्मल ना हो सका। अरबों डॉलर आए थे, कहाँ चले गए, यहाँ पे क्यों नहीं लगे यहाँ पे। उसके बाद कई दफ़ा वज़ीर आज़म भी यहाँ पे आए हैं, यानी दुनिया यहाँ पे पहुँची है, बालाकोट का नज़ारा दुनिया ने की है और उस पर कई ममालिक के सरबराहान भी यहाँ पे आए। लेकिन अफसोस कि ये हाथ हम ढूंढेंगे कि कौन से हाथ थे कि जो उसमें रुकावट थे कि बकरियाल बालाकोट सिटी और बाकी पूरे मानसरा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आजकल तबाह हुआ है। तो 200 अरब वाली बात जो राशिद भाई ने की, तो आज की बात है, ये तो 2 साल पहले की बात है। दुरानी साहब कब कहते और जरदारी साहब कब कहते और मुल्तान वाला मसलक, ये उस वक़्त के वही पैसे थे जो लोग उस वक़्त खा गए। और इसके ये हमने जो लेने इदारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो इदारों का काम है। हम शख्सियात के पीछे नहीं जाएंगे, हमारे पास इदारे हैं और वो इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो रिकवरी करवा के वो पैसे यहाँ पे इन लोगों पे लगाए जाएं। और इंशाल्लाह हमारे पास तो असम्बली का फ्लोर है, उस पर आवाज़ उठाएंगे और आखिरी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने कोशिश की भी, चूँकि 2 साल में सर आपने ज़ाहिर है 2 साल हो गए आपके टेन्योर जो है वो, तो आप आवाज़ भी उठाते हैं, 2 साल हो गए हैं, इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका है। तो इसी तरह मज़ीद अगर अमल दरामद ना हुआ, फिर आप आवाज़ उठाते रहेंगे, तो क्या कैसे हल, इसका प्रॉपर हल क्या होगा आपके ख्याल से? इसके हल के लिए तो हमारे पास जो फोरम है नेशनल असम्बली का है, उस पर तो चूँकि आपको पता है कि इस वक्त मौजूदा हालात में माशी, चूँकि 6-7 महीने कोरोना गुजर गया, माशी हालत जो है मुल्क की, हमारी हुकूमत की इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं जो सबको हुकूमतों में माशी पोजीशन थी। 6-7 महीने चूँकि इकनॉमिकली हमारी जो माशी तौर पे सारा सेटअप हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो नुकसान हुआ है, तो इस वक्त एक ही रास्ता है जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये किसी को दे के, ताकि इसमें वही लोग जो इन्होंने कहा कि 1600 अरब की
कि जो उन्होंने एस्टीमेट वगैरह लगाई है वही पैसा यहाँ पे लग सकता है। अगर हम सिर्फ ख़जाने की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने भी कहा है वो 1 अरब रुपये उस वक्त नहीं दे सके, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि हम यहाँ पे खामोश होकर बैठ जाएं। हमने ये आवाज़ उठानी है और ख्वाह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू करते हैं या जिस तरीके से भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और इंशाल्लाह हम इसकी आवाज़ उठाएँगे और अपनी कोशिश करेंगे, आखिरी हद तक जाएँगे। और हमारी कोशिश, हमारी नीयत आपके सामने होगी, लोगों के सामने होगी, जिस पे आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे नाजुक मौके पे आप आते हैं, आप आवाम की और इस इलाके की दर्द लेके आप आते हैं, ये आवाज़ उजागर करते हैं। और K2 चैनल तो आज वो वाला K2 चैनल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लोग शौक़ से सुनते हैं और देखते हैं। लोग, मैं तो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ कि हमारी इलाकाई एक चैनल भी है, इसको हम ज़्यादा अब तो ये इलाके तक महदूद न हुई, अब तो पूरी दुनिया में, अब तो यूरोप में भी इसको देखा जाता है। ये आप इसकी आवाज़ उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह इसके लिए हम आप अपने तौर पे आवाज़ उठा रहे हैं और मैं इंशाल्लाह जो फोरम हमारे पास है हम उस फोरम पे आवाज़ उठाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह आखिरियत तक जाएंगे। अपनी कोशिश भी है, बंदा मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे काम कर लूँ, लेकिन सारे काम, मैं आपको एक बात करता हूँ, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वो मियांवाली के जिस हल्के से MNA इलेक्ट हुआ है वो उस हल्के के आधे लोगों को खुश नहीं कर सकता है। वो अगर उस वज़ीर-ए-आज़म अपने हल्के के आधे लोगों को खुश नहीं कर सकते तो साले मोहम्मद ऐसे हालात में 100% लोगों को कैसे खुश कर। लेकिन इंशाल्लाह हमारी नीयत आपके सामने है, लोगों के सामने, लोगों ने एतमाद किए, पिछली दफ़ा भी लोगों ने एतमाद किए, इस दफ़ा आज़ाद इलेक्शन जीते अल्हम्दुलिल्लाह, इतने बड़े मार्जिन से अल्लाह पाक ने, इतने बड़े तादाद से लोगों ने एतमाद किए। तो इंशाल्लाह लोगों के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा और ये मेरी ज़िम्मेदारी है। यहाँ के बच्चे मेरे बच्चे हैं, यहाँ की माएँ मेरी माएँ, यहाँ की बहनें मेरी बहनें और मेरे भाई हैं, और मैं अपना केस, ये मेरा ज़ाती केस है, इसको इंशाल्लाह ज़ाती केस लड़ूंगे असम्बली के फ्लोर पे। अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन जाएगा? इन्होंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी, इन्होंने अपनी आवाज़, इन्होंने अपनी ताकत मुझे दे दी। अभी मेरी ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह कि मैं इस पर आखिरत तक जाऊँगा इंशाल्लाह। राशिद साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह सालिम अबू साहब ने कहा कि एक और प्रोजेक्ट टूरिज़म के हवाले से, जिस तरह इन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर होगा जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है, तो आपके ख्याल से फिर कैसा मुस्तकबिल देख रहे हैं जो हमारे बच्चे हैं यहाँ ज़िलज़ला मुतासरीन? ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने इनसे भी सवाल किया कि 15 साल पहले का ये वाक़या है, तो 15 साल गुजर चुके हैं, बकरियाल सिटी का प्रोजेक्ट तो पाया तकमील को ना पहुँचा, तो अभी ज़ाहिर उनके बच्चे भी जवान हैं, तो वो भी सुनते आ रहे हैं, तो कब तक इस तरह चलता रहेगा? कैसा मुस्तकबिल उनका? सिद्दीक साहब देखें, न्यूटन ने तो हमें बहुत पहले बता दिया था कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। इसी तरह अब ये देख लें आप कि मैं जब इस ज़लज़ले में मैं था तो उस वक्त मैं भी कम उम्र था, तो 15 साल गुजर गए हैं। 15 साल में बंदा बहुत कुछ सीख लेता है। ये 1.5 हशरे पे मुहीत है। कल तक जो बच्चा 2 साल का था आज वो 17 साल का है, जो कल ज़लज़ले के वक्त 3 साल का था आज वो 18 साल का है। ये उसी अमल का रद्द-ए-अमल आपको ये नज़र आ रहा है कि आज नौजवान उठ के खड़े हो गए। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में मैं ये बात कह चुका हूँ कि ये जो 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ला आया था, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती थी कि ये ज़लज़ला आने वाला है। तो अब जो ज़लज़ला आएगा, ये जो अब आतिशफ़शां फटेगा, ये आतिशफ़शां अब तैयार हो रहा है। तो ये हुकूमतों को, ये ज़िम्मेदार हलकों को, एरा है, पेरा है, कोई भी जो ज़िम्मेदार हलके हैं, उनको ये कबल अज़ वक्त ये सोच लेना चाहिए कि अगर यहाँ पे पूछ नहीं होगी, आखिरत में पूछ ज़रूर होगी। लेकिन हमारे यहाँ आखिरत का कोई सवाल जो है वो जहन में रखता ही कोई नहीं, उसको सिर्फ दुनिया ही नज़र आती है। लेकिन अब ये हमारा जो नौजवान है, अब ये बर्दाश्त इसकी ख़त्म हो चुकी है। एक वक्त आता है ना, आप चिमटी के साथ भी थोड़ी सी छेड़छाड़ करें ना, तो चिमटी भी जब ज़्यादा तंग हो जाती है ना, तो वो अपने टुकड़े टुकड़े कर लेती है, लेकिन वो अपना डंग छोड़ती नहीं है। तो ये मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि ये वक्त ऐसा आ जाए, अल्लाह पाक इनको तौफीक दे कि अब ये जिस तरह ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये आखिरी हद तक जाएंगे, मैं ये इनके लिए दुआगो हूँ। सिर्फ मैं नहीं हूँ, हमारे रेड जोन बालाकोट के मकीन भी, मैं बेज़ियत कलमकार नहीं, मैं बेज़ियत बालाकोट का शहरी इस वक्त मुखातब हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सारी ज़िम्मेदारी जो है वो या तो मुंतखब नुमाइंदों पर आयद होती है और उसके बाद आला अदलिया पे आयद होती है। आला अदलिया फ़ैसला अपना दे चुकी है, अब उस पर अमल दरामद करवाना ये अवाम का काम नहीं है। उस पर अमल दरामद करवाना ये महकमों का, ब्यूरोक्रेसी का ये काम नहीं है। उस पर अमल दरामद करवाना मजाज जो गवर्नमेंट है उसका काम है। ये बयान हल्फियाँ लेके अदालत में जमा करवाई गई हैं। 30 माह का टाइम ये ब्यूरोक्रेसी ने नहीं दिया, ये एरा और पेरा ने नहीं दिया, ये सालिम मोहम्मद ख़ान ने या काजी सादक ने ये 30 माह का टाइम नहीं दिया। उन्होंने रो रो के ख़ुद 30 माह का टाइम मांगा है। हम ये पूछ रहे हैं, 15 महीने गुजर गए हैं, 15 महीने बाद क्या अब वही काम होना चाहिए, तंग आमद और बजंग आमद वाला?
तो ये वाला सवाल जो है ये अब हमसे नहीं करने का, ये वाला सवाल अब उस जो इसके ज़िम्मेदार ठहराए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जिनको बता चुकी है कि ये वाले अनासर जो हैं इसमें मुलव्वस हैं, ये अपनी जो कमियां कोताहियां हैं ये 30 माह के अंदर दूर करें। तो अब सिर्फ सवाल जो है वो सारा घुमा फिरा के जहाँ पे भी हैं वो सिर्फ यही है कि 30 माह का जो वक्त है उस पर ये अपना जो है काम मुकम्मल करें। सर हमारी तो दुआ है ये पाए तकमील को पहुँच जाए। एरा और पैरा की बात करें, ज़ाहिर है और इलाकों में प्रोजेक्ट्स इनके हैं, आपने कई देखा होगा, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वो पाया तकमील को पहुँच चुके हैं, नए प्रोजेक्ट्स वो हैं वो चलने जा रहे हैं, लेकिन ये मतलब इसमें क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी रुकावट समझते हैं आप कि इस बकरियाल सिटी को पाया तकमील को पहुँचने नहीं दे रहे? ज़ाहिर है वो वहाँ पर भी तो यही इदारे काम कर रहे हैं, एरा और पैरा। वो एक थाने के हदूद के अंदर एक चोरी हो गई, तो वो जो सुराग नहीं मिल रहा था उस चोर का, तो पुलिस जो थी वो बड़ी मुतर्रक थी और वो उनकी रोज़ मीटिंगें कभी डीपीओ के साथ, कभी एसपी के साथ, कभी डीआईजी के साथ, उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तो एक शख्स ने कह दिया कि जी मुझे पता है ये चोरी किसने की है। तो वो पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए कि हमें बता किसने चोरी की है। तो उसने कहा नहीं जी मैं यहाँ पे तो आपको नहीं बताऊँगा, मैं तो आपको किसी और जगह पे जाके बताऊँगा। वो उसको कमरे में ले गए, तो उसने कहा कि जी कमरा बंद करें, मैं आपको फिर बताऊँगा। कमरा बंद किया तो उसने फिर भी कहा कि दीवारों के भी वैसे कान होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मुझे ये काम किसी चोर का ही लगता है। तो अब ये हाल जो है ये हमसे पूछने का नहीं है, ये साले मोहम्मद खान साहब से पूछ रहे, ये उनको पता है कि इसका चोर कौन है। बिल्कुल इसी तरह। सादिक साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप जिस तरह मैंने इनसे भी पूछ लिया कि ज़ाहिर 15 साल गुजर चुके हैं, अगर कोई और मंसूबा ज़ेर गौर है तो बालाकोट की आवाम उस मंसूबे को मानेगी? असल गुजारिश ये है कि जी ये जिस तरह आपने राज साहब से सवाल किया कह रहा, ये बाकी जहाँ भी एरिया का है बाकी प्रोजेक्ट मुकम्मल है और ये बकराल सिटी क्यों नहीं है। इस मैं आपके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि हमारे 22 रोड तहसील बालाकोट के एरा के प्रोजेक्ट उसके थे, अभी तक एक मुकम्मल नहीं हुआ। हमारे स्कूल में मेरे ख्याल में 600 स्कूल अभी तक वो नामुकम्मल है। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, एरा पैरा ने जो ज़िम्मेदारी संभाली है उन्होंने कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया। जहाँ तक मुतबादल की बात है तो उसके ऊपर कम से कम हम तो ये मुतबादल समझौता करने के लिए सर यही बात आ जाती है ना कि आप कह रहे हैं जिस तरह कोई प्रोजेक्ट भी यहाँ पे मुकम्मल नहीं किया गया है। एरा और पैरा किसके अंडर आते हैं? ज़ाहिर है गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। गवर्नमेंट के अंडर है, तो इतने पावरफुल गवर्नमेंट के अंडर है। फिर हम लोग हमारे नुमाइंदे वहाँ गए तंग आकर के सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने फैसला दे दिया, फिर फार्म मांग लिए, फिर वो जमा करवा दिए, ठीक है ना। 30 माह का टाइम मांग लिया, अब समझ में नहीं आ रही कि अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ। इसलिए मैं अपने साले मोहम्मद साहब से भी माजरत के साथ ये कहूँगा कि हमें किसी नुमाइंदे न आप पर न सूबे, हमें किसी नुमाइंदे की नीयत और इरादे पर कोई शक नहीं है, लेकिन जहाँ कमेटी बन जाए वो काम जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने न करना हो वहाँ कमेटी बना दी जाती। जैसे कश्मीर पर कमेटियाँ बनती हैं, आए दिन बनती हैं, और बड़े बड़े बातें हैं। इसलिए मैं ये एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से और रेड जोन का वाली वारस और नुमाइंदा होने के हैसियत से ये कहूँगा कि कमेटियों को छोड़ें और वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नमेंट और जो बड़े लोग हैं आप वहाँ गए हुए हैं, उनसे मुज़ाकरात और मामलात करके एक ही काम करवाएं कि भाई काम शुरू करो, ये मेरे हल्के की बात। मतलब आपके ख्याल से ये प्रोजेक्ट आपको पाया तकमील तक पहुँचता नहीं नज़र आ रहा? मैं समझता हूँ खैर मायूसी तो गुनाह है, लेकिन बहुत सारी बातें जो कहने को जी जाता है कहता नहीं हूँ, ये मुश्किल है। सर फिर यही सवाल बनता है ना कि एरा और पैरा जो हैं वो ज़ाहिर हुकूमत के अंडर हैं, उनके इदारे हैं, तो इतने पावरफुल हैं, कैसे हो सकते हैं? इसके ज़िम्मेदार कौन है, किसको समझते हैं आप? मुन्ने काबा। सालिम साहब आपकी तरफ आऊँगा, इन ज़लज़ला मुतासिरीन की जानिब से प्रोटेस्ट भी किया गया, तो उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारे पास कोई सियासी नुमाइंदे जो हैं वो हमारे पास नहीं आए, हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो नहीं सुने गए, तो क्या वजह है?
सदीक साहब, इस तरह के सबको पता है, आपको भी पता है, मीडिया से कोई चीज़ छुपी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और आज से नहीं कर रहा हूँ, आज ये अक्टूबर का महीना है, आज से नहीं, मैं 6 महीने पहले भी बालाकोट सिटी के लिए मैंने आवाज़ उठाई, साल पहले भी आवाज़ उठाई और 2 माह पहले भी आवाज़ उठाई मैंने। और जहाँ तक कमेटी की बात है कि कमेटी वाली बात कि ये कमेटी जिस पे बन जाए, इसका मकसद है कोई काम नहीं होता है। चले कमेटी तो आज बन गई, लेकिन इसका 15 साल हो गए। पहले तो कमेटियाँ नहीं बनी थी, उस वक्त ही क्यों नहीं हुआ? जिस वक्त कमेटियाँ नहीं बनी थी उस वक्त ये हो जाता, फिर भी बेहतर था। आज हमें इतनी तकालीफ न होती, आज ये पोजीशन न होती। जिस तरह लोग सरापा एहतजाज हैं, लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और लोग ठीक कर रहे हैं, लोगों का हक बनता है। हम जाएंगे, मेरे तो अपने लोग हैं, इंशाल्लाह मैं इनसे बैठूँगा, इन्हीं के लिए तो हम लड़ रहे हैं, इन्हीं के लिए तो हम हर फोरम पे जाके बात भी करते हैं। वो तो लेकिन जहाँ तक कमेटी, अगर कमेटियों में चीज़ सामने नहीं आएगी तो अनफरादी तौर पे एक बंदा जाके क्या कर, कमेटी एक फ़ोरम है, आला सतह का एक फ़ोरम है। जब तक स्टैंडिंग कमेटी से कोई कानून फाइनल नहीं होता उस वक्त तक असम्बली में एक कानून नहीं बनता है। असम्बली में तब कानून साजी होती है कि कमेटी के थ्रू हो के फिर वो पूरे उस पर आइन का हिस्सा बनता है। तो इसलिए मैंने इसको वाहिद ये तरीका समझा कि कमेटी के थ्रू स्टैंडिंग है, आम कमेटी नहीं है, ये स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं और हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह मैं आखिरत तक कोशिश करूँगा। मैं ये भी दावा नहीं करता हूँ कि मैंने हर सूरत में इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें बंदे की बस में होती है, कुछ नहीं होती है। मेरे बस में मेरी कोशिश है और उससे मैं कम से कम अपनी कोताही नहीं करूँगा, अपनी मेरी कोई कमज़ोरी सामने आपको नज़र नहीं आएगी। इंशाल्लाह जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा और उस आखिरत तक जाऊँगी इंशाल्लाह। हम दुआ गोएं अल्लाह करे ये बकरियाल सिटी का मंसूबा पाए तकमील को पहुँचे। साले मोहम्मद खान साहब, आप MNA हैं, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। राशिद साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। काजी मियाँ मोहम्मद सादिक साहब, आप साबिक तहसील कौंसलर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, जिस तरह पहले भी हमने बात की, प्रोग्राम के अंदर भी गुफ्तगू की कि 15 साल गुजर चुके हैं तहसील बालाकोट के लिए। ज़ाहिर है 8 अक्टूबर 2005 का वो ज़लज़ला आया था जिसने इस तहसील को बुरी तरह तबाह किया था। लेकिन फिर वही बात कि 15 साल गुजरने के बावजूद भी जो यहाँ पे बकरियाल सिटी, न्यू बालाकोट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो पाया तकमील को क्यों नहीं पहुँच सका। तफसीलन हमने अपने मेहमानों से गुफ्तगू की है। साले मोहम्मद खान साहब का ये कहना है कि हमने एक कमेटी तश्कील दे दी है, तो इस कमेटी के तकरीबन 30 माह का वक्त मांगा है एरा और पैरा जो इदारे हैं जिन्होंने यहाँ पे काम करना है। तो हम दुआ गो हैं, अल्लाह करे कि बकरियाल सिटी का ये जो मंसूबा है ये अपने पाया तकमील को पहुँचे। और नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।